प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक युवक की जन्म कुंडली लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। आप जन्म की डिटेल से देख पा रहे हैं 18 मई 2005। समय शाम को 5:02 का है। जन्म स्थान पठानकोट का है। इसके आधार पर जब आप इनकी कुंडली बनाएंगे तो कुंडली तुला लग्न और सिंह राशि की बनेगी। इसका प्रभाव जातक के जीवन पर कैसा पड़ेगा और अन्य ग्रह अवस्था कैसा प्रभाव देंगी, आज इन सभी की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। बाकी अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहें तो आप प्रत्येक वीडियो में अपनी जन्म की डिटेल्स कमेंट कर दिया करें। आगे अगले सप्ताह से मैं ये करने वाला हूं कि आप में से किन्हीं 3 दर्शकों की जन्म कुंडली का चयन करूंगा और उसका जो एक प्रश्न आप लिखेंगे साथ में, उसका उत्तर मतलब 3 दर्शकों का उत्तर एक ही वीडियो में देने का कार्य करूंगा। अब जैसे अभी तक जो मैं आपको रविवार के दिन वीडियो देता था, उसमें मैं आपको एक ही दर्शक का चयन होता था और उस एक दर्शक की जन्म कुंडली के सभी योगों की जानकारी प्रदान करता था। कैसा प्रभाव पड़ रहा है, कैसा प्रभाव पड़ेगा, उस सभी की जानकारी देता था और फिर जाकर के मैं आपको जो दर्शक का एक प्रश्न होता था उसका उत्तर प्रदान करता था। लेकिन अब आगे से ऐसा करने की अपेक्षा ज्यादा से ज्यादा दर्शकों के उत्तर मिल सके, उसके लिए 3 दर्शकों का चयन करूंगा और प्रत्येक रविवार के दिन उनके जो एक प्रश्न रहेगा उनकी कुंडली से जुड़ा, उस प्रश्न से जुड़े जो सूत्र उस कुंडली में घटित हो रहे होंगे, जैसे मान लीजिए किसी ने विवाह का प्रश्न किया तो सप्तम भाव, सप्तमेश, कारक, दशा आदि सभी से फिर आपको मैं उसका उत्तर प्रदान करूंगा। किसी ने करियर का कहा तो दशम भाव से जुड़ी फिर वो जो जानकारी सूत्र बन रहे होंगे उसकी जानकारी प्रदान करूंगा और सामान्य जो अध्ययन है कुंडली का वो भी मैं साथ में करता चलूंगा। तो इसीलिए आप अपने प्रश्न अपनी डिटेल्स के साथ में एक प्रश्न अवश्य से भेजें। इस सप्ताह आप भेजेंगे तो आप में से किन्हीं 3 का चयन कर आगे अगले रविवार पर मैं उनका वीडियो के द्वारा आपको जानकारी प्रदान करूंगा और जो भी स्थिति कुंडली में उस प्रश्न से जुड़ी बन रही होंगी उससे जुड़ी जानकारी भी आपको दूंगा। तो आप अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए डिटेल से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आइए अब इस जन्म कुंडली की ओर बढ़ते हैं। तुला लग्न, सिंह राशि। देखा जाए तो तुला लग्न शुक्र से प्रभावित है और जो राशि है ये सूर्य से प्रभावित है। शुक्र सूर्य आपस में देखा जाए इतना शुभ प्रभाव तो नहीं होता, थोड़ा मध्यम ही इसे कहा जा सकता है। इसके अलावा एक और बात देखने को मिली कि यहाँ पर तुला लग्न में अच्छी बात होती है कि परिस्थिति को बैलेंस करना, सभी को साथ लेकर चलना, आगे बढ़ने की सोच अच्छी होती है, लेकिन तुला लग्न में आलस होता है। सिंह राशि हो जाने से वो आलस में कमी आएगी। जब तक आगे बढ़ के कोई ना कोई काम अच्छा करना चाहेगा, सभी को साथ लेकर चलेगा, सभी के लिए सोचेगा सिंह राशि होने से, लेकिन साथ में ये बात भी आ जाएगी कि जब तक मेहनती बन जाएगा, जो चीज चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा। और लाभ भाव में चंद्रमा है यहाँ पर सिंह राशि के अंदर, तो जातक अधिक से अधिक धन कमाकर अच्छी स्थिति पर आकर अन्य लोगों की सहायता करना चाहेगा अपने धन से, ये बात आप देख पाएंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति है। जरूर राशि और लग्न के स्वामी मित्र ना होने से, जैसा मैंने आपको कहा कि जीवन काल में व्यक्ति को ज्यादा मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है और अन्य का सपोर्ट कम मिलता है, अधिक प्रयास के बाद काम बनते हैं। तो यहां पर यह प्रभाव जातक को मिलेगा। बाकी इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो एक बात जरूर अच्छी है, जब राशि और लग्न के स्वामी मित्र ना हो तो आप देखिए लग्न का जो नक्षत्र है वो और चंद्रमा का जो नक्षत्र है, क्या वो आपस में मित्र होते हैं। लग्न यहाँ 5 डिग्री पर है, इसीलिए चित्रा नक्षत्र में है। चित्रा नक्षत्र मंगल का होता है, यानी लग्न मंगल के नक्षत्र में है। चंद्रमा जो है सिंह राशि में 27 डिग्री पर है, यह सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। और मंगल और सूर्य आपस में मित्र होते हैं। भले इस लग्न के लिए कारक ना हो, लेकिन मंगल और सूर्य कारक होते हैं, यानी इसका प्रभाव जातक को किसी न किसी रूप में आगे जरूर बढ़ाएगा। अब अन्य का फिजिकल सपोर्ट ना मिले, लेकिन किसी न किसी प्रकार से मेंटल रूप में बोल सकते हैं, यानी मानसिक रूप में किसी ने कहा नहीं तुम अच्छा कर सकती हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, ऐसा मोरल सपोर्ट भी अगर जातक को मिल जाए तो ये नक्षत्र के कारण मिल सकता है। वो प्रभाव आता है जो जातक को आगे बढ़ाने में सहयोगी सिद्ध होगा, ये अच्छी बात है। फिर आगे बढ़ते हैं, लग्नेश की बात करते हैं। लग्न का स्वामी अष्टम भाव में है, सूर्य के साथ है। अब लग्न का स्वामी अष्टम भाव में होता है तो वैसे तो इसे अवयोग कहा जाता है, संघर्ष योग कहा जाता है। जातक को जीवन काल में संघर्ष अधिक करना पड़ता है, लेकिन यहां आप एक बात देख पाएंगे
कि ये शुक्र जो है ये अपनी ही राशि वृषभ राशि में है, इसीलिए यहां पर वो जो अवयोग का अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव होता है वो तो नहीं पड़ेगा जातक को, बल्कि थोड़ा इसका सकारात्मक प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। फिर एक और बात अगर आप यहां पर देखेंगे तो लग्न का स्वामी अष्टम भाव में है। एक बात आप समझ लीजिए, लग्न का स्वामी आपकी कुंडली में जिस भाव में है वो भाव आपको जीवन में कभी नहीं छोड़ेगा। वो भाव से जुड़ा आपको काम करना है, वो भाव से जुड़ी ही आपको जीवन में जो भी स्थिति बनेगी उसी भाव से जुड़ी बनेगी। जैसे लग्न का स्वामी अष्टम भाव में है तो जहां तक अष्टम भाव से जुड़े काम करेगा। अष्टम भाव में क्या क्या आता है? अष्टम भाव में फाइनेंस, जुडिशरी, लॉ से जुड़ा काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम, विदेश से जुड़ के काम करना, हॉस्पिटल से जुड़ के काम करना, यह अष्टम भाव में आता है। इन्हीं से जुड़ा व्यक्ति को काम करना पड़ेगा, इन्हीं में जुड़कर व्यक्ति को अपने जीवन में जीवन यापन करना पड़ेगा। तो यह बात देखने को मिलेगी यहाँ पर कि अष्टम भाव जो कि इस तरह की चीजों को दर्शा रहा है, जातक को इसी तरह के कार्यों में लगाएगा। यह है कि अष्टम भाव का स्वामी यहाँ पर शुक्र ही है और अपनी ही राशि में है, तो रिसर्च से जुड़े क्षेत्र में भी आगे बढ़ा सकता है। जातक को उच्च शिक्षा दिलाने का यह काम करेगा, क्योंकि देखिए वैसे तो शिक्षा के लिए पंचम भाव नवम भाव की स्थिति देखी जाती है, लेकिन एक बात देखने को मिली, जिनका अष्टम भाव अच्छा होता है और अत्यधिक बलवान होता है वो अधिक शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। जैसे चंद्रमा का अष्टम भाव से संबंध हो, अष्टमेश का अष्टम भाव से संबंध हो, तो जातक ऐसी शिक्षा जैसे पीएचडी वाली हो, जिसमें कोई बड़ी डिग्री हो जाए, एक बड़ा व्यक्ति का उसमें मतलब नाम हो जाए, वो वाला प्रभाव। और विशेषकर जैसे पीएचडी आदि करी तो डॉक्टर लगता है आगे, व्यक्ति ने एमबीबीएस करा, एमडी किया, उसमें एमएस किया, ये सब चीजें जो है जातक को ये प्रभाव देंगी कि जातक अपने जीवन काल में एक अच्छी डिग्री का कहीं ना कहीं अपने पास रखेगा, अच्छी डिग्री उसके पास होंगी। तो ये प्रभाव यहाँ पर ये शुक्र भी बता रहा है, जो एक अच्छी बात है। और यहाँ एक और बात अगर आप देखेंगे तो इस शुक्र के साथ में सूर्य भी है। सूर्य लाभ का स्वामी है। लाभ का स्वामी अष्टम के स्वामी के साथ अगर हो तो यह बात तय होती है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में आकस्मिक लाभ होगा। मतलब यह भी तय है कि ऐसा व्यक्ति लॉटरी, सट्टा या आकस्मिक लाभ जहां से भी हो सकता है, शेयर मार्केट हुआ, ट्रेडिंग हुआ, इनमें अवश्य से जाएगा और इनमें से लाभ कमाएगा। तो लाभ के दृष्टिकोण से तो अच्छा है, लाभ कमाने का प्रभाव दे रहा है, तो यह अच्छी बात है और निश्चित ही ये अच्छा प्रभाव प्रदान करेगा, क्योंकि लाभ के योग बना रहा है। इसलिए शुक्र सूर्य यहां पर लाभ के दृष्टिकोण से कोई खराब नहीं है। खराब किस दृष्टिकोण से है? ये खराब है इस कुंडली में वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से। मैं आपको बता दूं, जन्म कुंडली में सूर्य शुक्र साथ में होने पर वैवाहिक जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वैवाहिक जीवन में व्यर्थ का विवाद, अलगाव, परेशानी होती है। हालांकि ये अन्य योग इस कुंडली में अच्छे आ रहे हैं जिसकी बात मैं करूंगा, लेकिन फिर भी विवाह आदि इसमें एक थोड़ी सी चिंता का विषय होता है। फिर अगर हम आगे बढ़े और इस कुंडली के अनुसार अन्य ग्रह की स्थिति को देखें तो देखिए यहाँ पर मंगल सप्तम और द्वितीय का स्वामी होता है, जो कि कुंडली के पंचम भाव में है। दूसरे के स्वामी का संबंध पंचम भाव से होना जातक को अच्छा वक्ता बनाता है, अच्छा ज्ञानी बनाता है, सभा में अच्छी वाणी बोलने वाला, अच्छा ज्ञान रखने वाला ऐसा व्यक्ति हो जाता है। हालांकि पंचम का मंगल व्यक्ति को भटकाने का काम करता है, चारित्रिक कमजोरियां प्रदान करता है और कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति फिर कई बार अत्यधिक मात्रा में स्वयं की इच्छा से विवाह करने के लिए लालायित रहता है, स्वयं की इच्छा से विवाह करता है। फिर एक बात ये भी देखने को मिली इस मंगल के कारण कि जातक को विवाह देखभाल कर करना चाहिए। जहां भी रिश्ता पक्का होता है ये संभावना रहती है विवाह के पहले कि ये मंगल जातक का रिश्ता तोड़वा दे, यानी सगाई होकर टूट जाए। इस तरह का प्रभाव ये मंगल कई बार निर्मित कर देता है। और शनि की राशि में है, शत्रु राशि में है, तो शत्रु राशि का मंगल थोड़ा इस तरह का प्रभाव दे सकता है। बाकी ये थोड़ा सा व्यक्ति को भटकाने के लिए थोड़ा ज्यादा प्रभाव देता है। बाकी देखो शनि की राशि में है और शनि भी इस कुंडली में नवम में है, तो जातक किसी ऐसे काम से जुड़ सकता है जहां उसे ज्ञान देना हो, सलाह देना हो और अपनी बुद्धि का उपयोग करके ही काम करना हो। अब वो विशेषकर ज्यादा प्रभाव इसमें मतलब चंद्रमा की दृष्टि हो जाने से डॉक्टरी का भी आता है। अब जैसे अष्टम भाव में मैंने कहा आपको, अगर यहीं पर राहु भी यहीं होता तो मैं बोलता कि यहाँ पर फाइनेंस वगैरह का प्रभाव ज्यादा है। और चंद्रमा अगर जल तत्व में होता है, जल तत्व ज्यादा प्रभावी होता है इस कुंडली के अंदर, तो मैं बोलता कि इसमें फाइनेंस की स्थिति ज्यादा है, क्योंकि अष्टम भाव में लगने से और अष्टम से जुड़ा काम आएगा। अब अष्टम में यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि डॉक्टरी भी आती है, यानी हॉस्पिटल से जुड़ा काम, मेडिसिन से जुड़ा काम ये आता है। और मंगल जो है, मंगल भी देखने को मिला, मंगल विशेषकर
विशेषकर मेडिकल आदि के क्षेत्र का कारक हो जाता है। जैसे मैंने आपको दशम के मंगल का बताया था कि दशम का मंगल व्यक्ति को सर्जन बनाता है, डॉक्टर बनाता है। तो यही बात आप पंचम के मंगल पर लागू करें कि पंचम का मंगल अगर अच्छी स्थिति में आता हो तो ये व्यक्ति को विशेषकर डॉक्टरी आदि की फील्ड से जोड़ सकता है और उससे लाभ कराने का प्रभाव दे सकता है। इस पर चंद्रमा की शुभ ग्रह की दृष्टि है, अच्छा है। चंद्रमा मंगल आमने सामने है तो ये प्रभाव भी ये बनता है कि ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी योग बनता है, क्योंकि इससे चंद्र मंगल जिसको बोलते हैं तो लक्ष्मी योग बनता है, धन आदि अच्छा अर्जित कर पाता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपने सुना नहीं हो, लेकिन मंगल और चंद्रमा जब साथ में हो तो ये प्रभाव भी बन सकता है, या मतलब साथ एक दूसरे के आमने सामने हो या साथ में हो तो ये प्रभाव आप देख सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति चारित्रिक रूप से कमजोर होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का प्रभाव ये चंद्रमा मंगल का प्रभाव आमने सामने होना, एक साथ होना देता दिखा गया है। इसीलिए ये स्थिति थोड़ी कमजोर बनती है, क्योंकि यहाँ पर आप समझिए कि जो मंगल का प्रभाव है, चंद्रमा की दृष्टि है, ये कमजोर है। मंगल पंचम में भी है फिर ऊपर से, तो यानी प्रभाव बढ़ते जा रहा है मंगल का। और फिर ये इसलिए भी अधिक प्रभाव में आता है क्योंकि सप्तम भाव जो है इसमें मेष राशि है। सप्तम भाव में मेष राशि हो तो ऐसा व्यक्ति विशेषकर ये देखने को मिला कि अत्यधिक कामुक होता है, विपरीत के प्रति ज्यादा आकर्षित हो जाता है या जल्दी ही आकर्षित हो जाता है। और ऊपर से यहाँ बैठा है बुध जैसा ग्रह। बुध हर चीज को डबल करने का प्रभाव करता है। सप्तम भाव में है तो विवाह को डबल कर दे, यानी 2 विवाह हो जाए, स्वाभाविक बात। दूसरे नंबर पर जीवन साथी 2 प्रदान करे। 2 प्रदान करे मतलब एक स्वयं का जो विवाह हुआ वो वाला, और दूसरा अन्य जहां पर मतलब उसका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वहां वाला। तो ये प्रभाव कई बार ये बुध प्रदान कर सकता है। इसी बुध के कारण और इसी मंगल आदि के कारण ये देखने को मिला कि जातक अत्यधिक कामुक हो जाता है। और ये बुध सप्तम भाव में अकेला होकर ये भी स्थिति निर्मित करता है कि कहीं ना कहीं कुछ मामलों में थोड़ा ही प्रभाव कह सकते हैं, लेकिन नपुंसकता का प्रभाव आता है। क्योंकि देखो सूर्य भी शुक्र भी सूर्य के साथ है, तो वैवाहिक जीवन का जो सुख है उसमें कमी इस कारण से भी आती है। तो ये जो बुध का प्रभाव है ये जातक को थोड़ा सा चारित्रिक रूप से कमजोर कर सकता है, जिसका जातक को ध्यान रखना है। अगर ध्यान इसका रख लिया जाए तो मैं समझता हूं प्रभाव इतना खराब नहीं होगा, क्योंकि मंगल पंचम का प्रेम के प्रति, दूसरों के प्रति अत्यधिक आकर्षण देता है, उनके प्रति अत्यधिक उत्साह के साथ, जोश के साथ आगे बढ़ाता है, जो थोड़ा सा कई बार कमजोर हो सकता है। तो उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। बाकी तो फिर यहाँ पर बुध जो है ये भाग्य का स्वामी है, और 12वें भाव का स्वामी है। तो भाग्य का स्वामी होने से ये देखने को मिलेगा कि विवाह के बाद भाग्योदय हो, विवाह के बाद तरक्की मिले। 12वें का स्वामी है तो विवाह के बाद कई अन्य स्थान से जुड़ना, बाहर से जुड़ना, ऐसा प्रभाव भी मिल सकता है जो लाभप्रद ही रहेगा। जीवन साथी से लाभ के योग बने, ये बात भी देखी जा सकती है। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर जातक को अपने चरित्र का ध्यान रखना है, तो उससे अच्छा प्रभाव मिलेगा। बाकी इसके अलावा फिर गुरु की बात करें तो गुरु कुंडली के कोई कारक ग्रह नहीं होते। तीसरे और छठे का स्वामी होकर 12वें भाव में है। विपरीत राज्यों की कंडीशन कही जा सकती है, पीड़ित भी है तो विपरीत राज्यों का प्रभाव मिलेगा भी। शुक्र हालांकि इतने कोई ज्यादा खराब भी नहीं है, मजबूत भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये गुरु तो कम से कम विपरीत राज्यों का प्रभाव प्रदान करेंगे और कहीं न कहीं जातक को परेशानियों से, विपरीत स्थितियों से बचाकर बाहर निकाल कर खिलाएंगे। हाँ, बस ऐसे व्यक्ति को गलत कार्य करने से बचना चाहिए। हालांकि गुरु 12वें में होकर गलत काम करने की प्रेरणा नहीं देते, गुरुदानी, परोपकारी, सेवाभावी बनाते हैं। और केतु के साथ भी है तो खराब नहीं कहूंगा, अच्छा ही प्रभाव जातक के जीवन में आएगा। जातक धार्मिक कार्यों से जुड़ा रहे और अच्छे कार्यों में जुड़ा रहे, ये बात देखने को मिलेंगी, जो अच्छी बात है। और बाकी इसमें कारक तो है नहीं, तो 12वें में जाने से ऐसी कोई बड़ी समस्या इससे नहीं आती, तो ये भी अच्छा प्रभाव है जातक के लिए। फिर इसमें सबसे कारक शनि होते हैं। शनि भाग्य भाव में बैठे हैं, सबसे बढ़िया स्थिति है, लेकिन अंश बल में आप देखेंगे 29 डिग्री पर है, लग्न 5 डिग्री पर है, तो 20 डिग्री और 45 कला के ऊपर जितने भी ग्रह होंगे वो अगले भाव में दिखेंगे चलित कुंडली में। तो ये शनि आपको यहाँ नजर आएगा, राहु यहाँ नजर आएगा, केतु लग्न में, और चंद्रमा 12वें भाव में नजर आएगा चलित कुंडली के अंदर। तो जब भी इनकी दशा आएंगी तो सप्तम भाव का प्रभाव ये राहु देगा, शनि दशम भाव का प्रभाव देगा, चंद्रमा 12वें का प्रभाव देगा, केतु लग्न का प्रभाव देगा। तो ये जातक के लिए विशेष शुभ नहीं है। विशेषकर शनि तो ठीक है, चंद्रमा से भी चलो इतनी चिंता नहीं है, लेकिन चिंता है राहु और केतु से। राहु 27 डिग्री पर है। जब भी अभी, क्योंकि देखो अभी जातक को मंगल की दशा चल रही है, आगे राहु की महादशा लगेगी 2028 से, तो राहु सप्तम का फल दे रहा है। तो ये भी एक स्थिति बता रहा है कि इसकी दशा के अंदर ये वैवाहिक जीवन में कमजोरी उत्पन्न करेगा। कई बार ऐसा प्रभाव मिल सकता है कि
ऐसी स्थिति में जातक को अगर किसी से प्रेम हो, वो अदर कास्ट का हो और फिर वहां पर जातक विवाह कर ले, वो प्रभाव ये राहु दे सकता है राहु की दशा के अंदर। तो ये बातें आगे देखी जा सकती है, यानी थोड़ा कमजोर प्रभाव बन रहा है। बाकी यहाँ पर देखभाल कर आगे बढ़ना चाहिए। ये बात जरूर है कि देखो छठे का फल भी राहु प्रदान करेगा दशा के अंदर, तो जो अच्छा प्रभाव है जातक को परेशानियों से, रोगों से और शत्रुओं से बचाने का ये काम करेगा, जीवन में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करेगा। और डॉक्टरी या मेडिकल फील्ड के लिए ये राहु का प्रभाव बहुत अच्छा है, सफलता देने वाला है। मंगल भी कारक की शिक्षा आदि के लिए इस मेडिकल फील्ड में सफलता के योग ही बनाएंगे, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर जातक का प्रश्न सरकारी नौकरी से जुड़ा भी आता है कि सरकारी नौकरी मिलेगी क्या। तो देखा जाए तो देखो यहाँ पर चतुर्थ भाव का, अपने दशम भाव का स्वामी यहाँ बैठा है कुंडली के लाभ भाव में, ये तो खराब नहीं है, अच्छे प्रभाव को दर्शाता है। लेकिन ये चंद्रमा लाभ एक जैसी मात्रा में कई बार नहीं करवाता, लाभ में उतार चढ़ाव की स्थिति कई बार देखने को मिली, तो ये थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। दूसरे नंबर पर ये चंद्रमा यहाँ पर वैसे तो सूर्य के नक्षत्र में है तो खराब नहीं है, सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य की राशि में होकर चंद्रमा बलवान हो रहा है और मंगल की दृष्टि भी है, तो सरकारी नौकरी के लिए योग को प्रबल करता है। लेकिन कुछ चीजें कमजोर है, वो क्या है कि चंद्रमा थोड़ा सा अस्थिर प्रभाव देता है। दशम भाव पे चंद्रमा की स्थिति जीवन में उतार चढ़ाव को अधिक दर्शाती है। करियर में स्थिरता वाला प्रभाव जो सरकारी नौकरी में होता है उसमें कमी कई बार देखने को मिलती है। और चंद्रमा के ऊपर शनि की भी दृष्टि है, तो ये मानसिक तनाव, चिंता का भी कारण बन जाता है। अभी तो मंगल की दशा है, लेकिन फिर आगे राहु भी लग जाएगा, तो चंद्रमा से राहु अष्टम में है, यानी राहु की दशा में चंद्रमा के प्रभाव थोड़े से मध्यम हो जाएंगे, तो ये थोड़ा कमजोर रहेगा, यानी माता के स्वास्थ्य पर और कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति पर जातक का असर अधिक पड़ेगा राहु की दशा के अंदर, तो ये थोड़ा कमजोर आता है। अब ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो सरकारी नौकरी के योग तो कमजोर कहे जाएंगे, लेकिन ये बात है कि चलो लग्नेश के साथ सूर्य है और चंद्रमा भी सूर्य की राशि में है जो दशम भाव का स्वामी है, तो थोड़े योग बनते हैं, लेकिन प्रबल नहीं है। नवमांश में भी दशम का स्वामी सूर्य है जो कि दशम को देख रहा है, लेकिन स्वयं कमजोर है क्योंकि चतुर्थ में है, तो ये स्थिति थोड़ी सी कमजोर कही जाएंगी। इसके लिए जातक को अच्छा प्रयास रखने की आवश्यकता है। बाकी मैं समझता हूँ अगर मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ता है तो वहाँ प्राइवेट करके या स्वयं का भी काम करे, प्राइवेट अगर किसी हॉस्पिटल वगैरह से भी जुड़ता है तो मैं समझता हूँ वो खराब नहीं है, योग अच्छे है उसके भी और परिणाम उसका ज़्यादा अच्छा मिल पाएगा। बाकी तो कुंडली में मेडिकल आदि फील्ड के योग अच्छे हैं। अब अष्टम भाव में ग्रह है तो ये मेडिकल वगैरह के लिए, डॉक्टरी के लिए और विशेषकर फाइनेंस वगैरह से जुड़े क्षेत्रों के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इन्हीं से जुड़े क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं में जातक को सफलता मिलेगी और अपने जीवन काल में अच्छी तरक्की हासिल कर पाएगा। बाकी जैसे विवाह के लिए कहा, थोड़ा ध्यान उसका रखना चाहिए, मन को फोकस करके एक ही जगह पर लगाकर अपने पढ़ाई पर, अपने अध्ययन पर ध्यान देना चाहिए। करियर अच्छा बन गया यहाँ पर तो जीवन में फिर जातक जो भी चाहेगा वो अपने आप हासिल हो जाएगा, तो उसमें इतनी चिंता की बात नहीं रहेगी और बाकी सब चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तो इसलिए जातक को एक ही काम करना चाहिए कि सबसे पहले तो यहाँ पर देखा जाए तो लग्न और लग्नेश की डिग्री में जो अंतर है उसके लिए जातक को अपने शुक्र को बलवान रखना चाहिए। अब शुक्र को पॉजिटिव रूप में बलवान करने के लिए रत्न तो धारण ना करें, लेकिन ये जरूर किया जा सकता है कि ऐसा जातक शुक्र के प्रभाव को अच्छा लेने के लिए प्रतिदिन किसी माता के मंदिर में जाए, या प्रतिदिन न संभव हो तो शुक्रवार के दिन तो अवश्य से जाए, पूर्णिमा के दिन किसी कन्या को भोजन करवाए, या फिर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन गाय को हरा चारा खिलाए, इससे जातक को अच्छा प्रभाव मिलेगा। ये चंद्रमा देखा जाए तो शनि की दृष्टि में होने से मानसिक तनाव या चिंता का कारण बनता है। ऐसी स्थिति में जातक को सोमवार के सोमवार शिव जी पर दूध से अभिषेक करना चाहिए। अपनी माता से कोई भी चांदी की चेन लेकर, या माता समान जो भी स्त्री हो उनसे चांदी की चेन अपने गले में धारण करवानी चाहिए किसी पूर्णिमा के दिन, ये भी अच्छा प्रभाव देता है। और बाकी तो जो मैंने कहा यहाँ पर जो ध्यान जातक को रखना है चरित्र आदि का, वो तो रखना ही है, क्योंकि उससे व्यर्थ में बदनामी, विवाद आदि की स्थिति बनेगी, जो कि अष्टम का सूर्य दर्शाता है। क्योंकि अष्टम का सूर्य अन्य से सहयोग नहीं दिलाता। हाँ, ये जरूर है कि अष्टम के सूर्य का ये प्रभाव आपने कई बार सुना भी होगा, मैंने भी कई बार बताया है कि ऐसा व्यक्ति जिसके साथ होता है, यानी कोई व्यक्ति अगर आपको दिख रहा है कि हाँ बस इस व्यक्ति की डेथ कुछ ही समय में होने वाली है, लेकिन उसी समय पर जिसके अष्टम भाव में सूर्य है वो ऐसे व्यक्ति के पास में पहुंच जाता है, तो आप देख पाएंगे ऐसे व्यक्ति की डेथ नहीं होती। ऐसा व्यक्ति कम से कम ऐसे व्यक्ति के सामने तो अपने प्राण नहीं त्यागता है। तो ये चीजें कम से कम इस सूर्य से देखने को मिली जातक को। और ये अष्टम का सूर्य भी कहीं न शुक्र भी जातक को, जैसा मैंने बताया था कि मृत संजीवनी जो विद्या है वो शुक्र को ही पता है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण प्रदान करता है। बस चारित्रिक रूप से ये शुक्र कमजोर भी करता है और ऐसे व्यक्ति के ऊपर झूठे आरोप भी लगते हैं, और कई बार स्वभाव वैसा होने के कारण यही मान लिया जाता है कि ऐसे व्यक्ति सही में ऐसे किसी कार्यों से लगा होगा जिसके चलते
इसको मतलब ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कई बार तो ऐसे किसी कार्यों में लगा भी नहीं होता, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को उससे बचना है। बाकी तो सारी स्थिति कुंडली की अच्छी है, सफलता के योग अच्छे हैं। अभी मंगल की दशा है, विशेषकर एमबीबीएस या फिर डॉक्टरी की फील्ड में ही आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा। अब अष्टम भाव से लिंक है, सूर्य के साथ में है, तो यहाँ पर अगर जातक, ये जरूरी नहीं है कि वो एलोपैथी की तरफ ही जाए, जातक अगर किसी प्रकार से होम्योपैथी की तरफ या आयुर्वेद की तरफ भी अगर बढ़ता है, उसमें भी शिक्षा ग्रहण करता है, तो मैं समझता हूँ प्रभाव अच्छा ही मिलेगा, कोई खराबी उसमें भी नहीं रहेगी। बाकी तो योग अच्छे हैं, प्रभाव कुंडली में अच्छा है और जातक सफलता अच्छी अर्जित कर पाएगा, जीवन में धन आदि के हिसाब से अच्छा रहेगा। ये चंद्रमा कई बार धन में उतार चढ़ाव देता है, चिंता प्रदान करता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो ग्रह अवस्था है वो अच्छी है, सफलता के दृष्टिकोण से अच्छा है। अपने मन को शांत रखे और जो चांदी की चेन कहा है वो धारण करे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी शनि का बल और अच्छा मिले, क्योंकि प्रमुख ग्रह है और मंगल विश्व प्रभाव दे, उसके लिए हनुमान जी की पूजा करे और विशेषकर जातक को हनुमान अष्टक का प्रतिदिन 3 पाठ करना चाहिए, इससे भी जातक को अच्छा प्रभाव मिलेगा और कुंडली के ग्रह योग और मजबूत हो पाएंगे। आगे राहु की दशा में यह काम किया जा सकता है कि प्रतिदिन शाम के समय काल भैरव अष्टक का पाठ या श्रवण जातक करना चालू कर दे राहु की दशा में, तो उससे भी अच्छा प्रभाव मिलेगा और कोई समस्या नहीं बनेगी। बाकी तो कुंडली अच्छी है, योग अच्छे है। और बाकी आप प्रिय दर्शकों इनके विषय में कुछ बताना चाहे आप अवश्य बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें आपको, ताकि मैं आगे आने वाले रविवार पर किन्हीं 3 दर्शकों का चयन कर आपको उत्तर दे सकूं। बाकी आप ये भी बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार जानकारी चाहिए, जिस तरह मैंने पूरी कुंडली का अध्ययन किया उसी प्रकार अध्ययन किया जाए या किसी एक स्पेसिफिक प्रश्न के लिए अध्ययन किया जाए, आप बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।